Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन में हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा वाला रीजन है वहाँ पर NADPH एंड ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। फोटोसिस्टम्स के थ्रू ये वाला जो फॉर्मेशन हो रहा है ATP और NADPH का, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज का जो वीडियो है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे ATP और NADPH, तो उसका आगे किस प्रोसेस में यूटिलाइजेशन होता है और उसको यूज़ करके किस अदर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। केल्विन बेंसन साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर C3 साइकिल के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसी साइकिल में हम देखेंगे कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे इस साइकिल में होता है। स्टार्टिंग में जब हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके दो मेन फेज होती हैं। एक लाइट डिपेंडेंट फेज होती है जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा फेज जो था वो था लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ये वाला जो साइकिल है C3 साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन, और इसकी डिस्कवरी की थी केल्विन नाम के साइंटिस्ट जो उन्होंने, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है केल्विन बेंसन साइकिल, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर फेज के नाम से इसको हम जानते हैं। मूव करते हैं कि ये जो साइकिल है इसके अदर नेम भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी एक साइकिल है या फिर एक प्रोसेस है उसके जितने भी अल्टरनेटिव नेम होते हैं वो हमें सब पता होने चाहिए, जिससे कि आगे के प्रोसेस पढ़ने में या फिर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कौन सा प्रोसेस था जो कि हमने नहीं पढ़ा या हमें नहीं पता। C3 साइकिल जो है उसको हम डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, केल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और इम्पॉर्टेंटली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट फेज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। उसके अलावा केल्विन बेंसन साइकिल जो है उसको हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल या फिर फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। एक प्रोसेस जो है उसके इतने सारे अल्टरनेटिव नेम हैं, तो ये सारे हमें पता होने चाहिए जिससे कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल के नाम से तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि केल्विन साइकिल जो है, केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल जो है, जितने भी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें पाई जाती है, और जितने भी फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स हैं या मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी से लेकर एडवांस एंजियोस्पर्म तक जितने भी फोटोसिंथेटिक जो यूकैरियोट्स हैं उन सभी में ये साइकिल देखी जाती है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें ये साइकिल पाई जाती है। केल्विन साइकिल इज फाउंड इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स फ्रॉम मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी टू मोस्ट एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है जो हम अभी पढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन अराइज ही होता है कि जो C3 साइकिल है वो कहाँ पर रन होती है, इसका प्रोसेस किस क्लोरोप्लास्ट का जो कौन सा वाला रीजन है वहाँ पर पाया जाता है। स्ट्रोमा जो रीजन है क्लोरोप्लास्ट का उसमें C3 डार्क रिएक्शन, केल्विन बेंसन साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है वो देखी जाती है। यहाँ पर अगर हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें कि ये क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद इस तरीके से थैलेकॉइड जो है वो अरेंज थे स्टैकिंग की फॉर्म में, और थैलेकॉइड जहाँ पर नहीं पाए जा रहे थे उस वाले रीजन को, फॉर एग्जांपल ये वाला जो रीजन है जहाँ पर थैलेकॉइड्स नहीं है, इस वाले रीजन को हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। ये वाला जो रीजन है, स्ट्रोमा वाला जो रीजन है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पर डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल जो है उसका प्रोसेस रन होता है यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला जो साइकिल है C3 साइकिल जो है, इसमें क्या प्रोसेस जो है वो क्या डील करता है, तो सबसे पहले क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फिक्सेशन होता है। मीन्स जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस प्रोसेस में फिक्स होती है,
और इसके फिक्सेशन के बाद कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स शुगर या फिर ग्लूकोज की फॉर्म में जनरेट होते हैं इस प्रोसेस में। सो ये वाला जो सेक्शन है, इन दिस सेक्शन वी विल एग्जामाइन हाउ, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होती है केल्विन बेंसन साइकिल में थ्रू द यूज ऑफ ATP एंड NADPH दैट आर जनरेटेड बाय लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में मीन्स लाइट रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट थे ATP और NADPH, इसको यूज करके, इसका यूटिलाइजेशन करके कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो एटमॉस्फेरिक मीन्स जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो उसको कैसे फिक्स किया जाता है, इस वाले प्रोसेस में यही हम देखते हैं। सो इन दी स्ट्रोमा बोथ ATP एंड NADPH फॉर्म्ड बाय द लाइट रिएक्शन। ये हम देख चुके हैं कि ये वाला जो स्ट्रोमा वाला रीजन है, इसमें ATP और NADPH जो है वो फॉर्म होता है लाइट रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू। सो ये आर कंज्यूम्ड, ये फिर उसके बाद केल्विन साइकिल जो है वो कंज्यूम करती है इन अ सीरीज ऑफ एंजाइम ड्रिवन रिएक्शन दैट रिड्यूस द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ट्राइओस फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ये एक ही बात है, ग्लूकोज कह लो या कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही ग्लूकोज आता है और कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो मेन एक कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि लाइट रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट था उसको यूटिलाइज किया जाता है और जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको फिक्स किया जाता है और कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सारा जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या फिर एक सीरीज में रिएक्शंस परफॉर्म होती है, उसके थ्रू शुगर कह सकते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं या फिर ग्लूकोज बोल सकते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है C3 साइकिल में। अब ये जो C3 साइकिल है उसमें 3 फेज देखे जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है उसको हम जानते हैं कार्बोक्सिलेशन के नाम से, फिर उसके बाद जो कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसका रिडक्शन होता है और वो रिड्यूस होके शुगर फॉर्म कर रहा है और उसके बाद ये साइकिल अगेन रन हो सके, कंटिन्यू वे में चल सके, इसीलिए इसका थर्ड प्रोसेस जो है वो क्या होता है, रीजनरेशन। तो यहाँ पर ये हम एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं उससे पहले, प्रोसेस जो है उनके बारे में जानने से पहले, कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद ये थी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जिसमें फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट थे, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, क्लोरोफिल जो पिगमेंट था वो भी प्रेजेंट था। तो ये वाला जो रीजन था थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का जो रीजन था जिसमें फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट थे, क्लोरोफिल एंटीना कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ चुके थे क्लोरोफिल के बारे में। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसमें क्या है कि लाइट पड़ रही थी, उसके बाद वाटर स्प्लिटिंग हो रही थी, वाटर स्प्लिटिंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जा रही थी और जो प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, वो फोटोसिस्टम्स के थ्रू यूटिलाइज हो रहे थे और यूटिलाइज होने के बाद यहाँ पर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा था, NADPH एंड ATP। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। अब ये जो लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट हैं इसको केल्विन बेंसन साइकिल में यूटिलाइज किया जाता है जिसको हम कार्बन रिएक्शन बोलते हैं। ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा वाले रीजन में। केल्विन बेंसन साइकिल जो है इनको यूटिलाइज करती है, यूटिलाइज करने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है। सो कार्बोहाइड्रेट शुगर या फिर ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। सो ये हमें देखना है कि कैसे अब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है केल्विन बेंसन साइकिल के थ्रू। तो केल्विन बेंसन साइकिल जो है वो 3 स्टेप थे, इसके 3 स्टेज में परफॉर्म होता है। तो सबसे पहला वाला जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, बिकॉज इसमें क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसका फिक्सेशन हो रहा है, उसको फिक्स किया जा रहा है। सो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट जो है उसका फॉर्मेशन होता है।
कार्बोक्सिलेशन जो है वो मोस्ट क्रूसियल, इवन हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है केल्विन बेंजन साइकिल का, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है। कार्बोक्सिलेशन जो है किसका, RuBP। अब RuBP क्या है, इसको हम राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में इसको हम RuBP के नाम से जानते हैं। सो राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है वो रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में और एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करके एक अदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो कार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप of the Calvin cycle where carbon dioxide is utilized for the carboxylation of RuBP by the enzyme RuBP carboxylase, which result in the formation of two molecule of 3-PGA। 3-PGA जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट था, ठीक है। उसके बाद जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो प्लस वाटर, ये मिलकर और रूबिस्को एंजाइम जिसको हम राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज के नाम से जानते हैं, ये रहा यहाँ पर राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये जो एंजाइम है इसको शॉर्ट में हम रूबिस्को के नाम से जानते हैं। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको शॉर्ट में हम 3-PGA के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है कि ये जो है ये होता है 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, उसके बाद 1 कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। सो टोटल कितने हो जाते हैं, 6 कार्बन। तो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये क्या है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो इसलिए 2 मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं PGA के। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, बिकॉज एक मॉलिक्यूल जो है वो उसका 3 कार्बन का है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर बैलेंस फॉर्म में देखें तो क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGA जो कि 3 कार्बन का है, जिसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से जानते हैं। कार्बोक्सिलेशन में ये हो गया। अब जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, या फिर हम कहें कि जो राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज मीन्स रूबिस्को जो एंजाइम है उसके पास ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी होती है, इसीलिए इसको हम RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और शॉर्ट में इसको हम रूबिस्को के नाम से भी जानते हैं। The reaction of carbon dioxide and water with a 5 carbon acceptor molecule ribulose 1,5 bisphosphate to generate 2 molecule of 3 carbon intermediate that is 3-PGA। तो ये वाली जो लाइन है वो यही है कि 5 कार्बन का 5 कार्बन का राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर रूट सिस्टम से आ रहा है उसको यूटिलाइज करके रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसको हम शॉर्ट में 3-PGA के नाम से जानते हैं। और जबकि ये जो है ये क्या है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसीलिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई केल्विन साइकिल की, कार्बोक्सिलेशन। आई होप कि ये वाला जो स्टेप है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का जो स्टेप है उसकी तरफ हम मूव करते हैं, उसकी तरफ यहाँ पर देखते हैं। सो जो सेकंड स्टेप है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन के नाम से। अब हमने देखा था कि जो कार्बोक्सिलेशन वाला फेज था उसमें 3-PGA जो है वो फॉर्म हो रहा था। तो रिडक्शन का जो प्रोसेस है मींस रिडक्शन जो स्टेप है उसमें ये जो फॉर्म हुआ होता है 3-PGA वो रिड्यूस्ड होके ट्रायोस फॉस्फेट या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट शुगर या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P इसमें रिड्यूस होता है, इसमें रिडक्शन होता है इस वाले मॉलिक्यूल का। सो इस फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड। इस फेज में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो फॉर्म होते हैं और इस वाले स्टेप में मतलब कि जो 3-PGA बन गया है अब ये क्या है रिड्यूस होगा
शुगर में या कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज बोले उसमें, तो इस वाले स्टेप में कि 3 PGA से जब शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस वाले स्टेप में ही जो लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट थे जिसको हम ATP और NADPH के नाम से जान रहे थे उसका यूटिलाइजेशन होगा। सो ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड एट द एक्सपेंस ऑफ फोटोकेमिकली जनरेटेड ATP एंड NADPH। जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH का फॉर्मेशन हो रहा था उसको खर्च करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन देखा जाता है रिडक्शन फेज जो है C3 साइकिल की उसमें। दीज आर सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस की सीरीज देखी जाती है जिसके बाद में ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मेशन होता है। दी स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यहाँ पर क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल ATP के यूज होते हैं फॉर दी फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के लिए, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि पर कार्बन डाइऑक्साइड बोलने का मतलब ये हो गया कि फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 तो ATP मॉलिक्यूल यूज हुए एंड 2 NADPH जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है। अभी तक हमें ये ध्यान में रखना है कि रिडक्शन वाले फेज में 2 ATP और 2 NADPH पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज होता है। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या है कि जो C3 साइकिल है उससे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए उस साइकिल को हमें 6 बार रन करना पड़ता है, ठीक है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए 2 ATP और 2 NADPH यूज हो रहा है, लेकिन 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के लिए मीन्स कि 6 बार रन करने पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल रहा है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है उसके वो फिक्स किए जाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 टर्न ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल या फिर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द पाथवे। उस साइकिल से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है उसको फिक्स करना पड़ता है, या फिर ये कह सकते हैं कि 6 बार रन करानी पड़ती है साइकिल, तब जाके हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो मिलता है। रिडक्शन ऑफ 3 PGA जो है इसका रिडक्शन जो है वो होके ये क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है या फिर रिड्यूस्ड हो जाता है टू 3 कार्बोहाइड्रेट ट्रायोज फॉस्फेट बाय एंजाइमेटिक रिएक्शन ड्रिवन बाय फोटोकेमिकली जनरेटेड ATP एंड NADPH। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप था कार्बोक्सिलेशन उसमें 3 PGA का फॉर्मेशन हुआ। अब ये 3 PGA जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिडक्शन होगा इसका, जिसके बाद ये ट्रायोज फॉस्फेट कह लो या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल लें या फिर कार्बोहाइड्रेट शुगर या फिर हम बोल लें कि ग्लूकोज, इसका फॉर्मेशन होता है। मीन्स इस फॉर्म में ये रिड्यूस होता है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुए थे। अभी हम बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्शन जो है उसमें टोटल देखेंगे कि कितने ATP एंड कितने NADPH जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट फेज जो है वो क्या है, रीजनरेशन। अब यहाँ तक तो कार्बोक्सिलेशन हो गया, उसके बाद रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होने के बाद साइकिल अगेन रन होती रहे, मीन्स कॉन्टिन्यू वे में चलती रहे। उसके लिए क्या होता है कि जो फर्स्ट कंपाउंड था राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट उसका रीजनरेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। सो रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग विच द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसको एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल कौन सा था, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो इसका रीजनरेशन करने के लिए क्या प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है, तो ड्यूरिंग विच द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इज फॉर्म्ड अगेन सो दैट साइकिल कंटिन्यू।
रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर्ड 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RuVP राइब्यूलोज। अब क्या है कि हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में 3 PGA बना था उसका फिर रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन का जो प्रोसेस था वहाँ पर ATP और NADPH जो है उसको यूज़ किया गया। यहाँ तक हमने देख लिया था कि कार्बोहाइड्रेट ट्राइस फॉस्फेट जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। लेकिन साइकिल को कंटिन्यू वे में चलाने के लिए हमें क्या करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है जिसको हम राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, तो इसको एक्टिवेट रखने के लिए बोल सकते हैं या फिर इसको रीजनरेट करने के लिए एक ATP मॉलिक्यूल जो है उसकी और रिक्वायरमेंट होती है। सो टोटल कितने ATP हो गए? 2 ATP मॉलिक्यूल तो रिडक्शन फेज में यूज हो रहे थे और एक ATP जो है वो रीजनरेशन के प्रोसेस में हो रहा है, तो 3 ATP मॉलिक्यूल पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जिसको हम राइबुलोज के नाम से जानते हैं। रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस हो जाता है ताकि साइकिल जो है वो कंटिन्यू चल सके। हैंस फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटरिंग द कैल्विन साइकिल, जो कैल्विन साइकिल में हर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो एंटर कर रहा है उसके लिए 3 ATP मॉलिक्यूल और 2 NADPH मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या था कि जो रिडक्शन के प्रोसेस में हमें ट्राइयोज फॉस्फेट या फिर हम जिसको ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P के नाम से जान रहे थे, इसके बाद क्या होगा कि एक ATP मॉलिक्यूल जो है उसको खर्च करके हम जो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है उसको रीजनरेट कर सकते हैं, यूज टू मेक राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट सो दैट साइकिल बिगिन अगेन। साइकिल जो है वो कंटिन्यू वे में चल सके, इसीलिए हम एक ATP मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके साइकिल को एक कंटिन्यूस वे में चला सके, उसका रीजनरेशन करते हैं। आई होप कि ये वाले तीनों स्टेप समझ में आ गए होंगे। मैं एक बहुत कंसाइज वे में समझा देती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल था राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थी उसको एक्सेप्ट किया, उसके साथ साथ रुबिस्को एंजाइम के साथ वो कन्वर्ट हो गया 3 PGA में। ये प्रोसेस था रिडक्शन फेज, उसके कार्बोक्सिलेशन फेज। उसके बाद आता है सेकेंड फेज जो था वो था रिडक्शन। तो 3 PGA जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है ATP और NADPH का यूटिलाइजेशन करके, किसमें? ट्राइयोज फॉस्फेट कह लो या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कह लो या शुगर कह लो, ग्लूकोज कह लो या फिर कार्बोहाइड्रेट कह लो, चारों पांचों का मतलब एक ही है, उसमें ये इसका रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन होने के बाद क्या है कि साइकिल को कंटिन्यू वे में चलाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, उसको एक्टिवेट रखने के लिए हमें एक ATP मॉलिक्यूल जो है उसको और खर्च करना पड़ता है जिससे कि साइकिल हमारी चलती रहे। इस तरीके से 3 ATP मॉलिक्यूल यूज होते पूरे साइकिल में और 2 NADPH मॉलिक्यूल यूज होते हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए हमें ये साइकिल 6 बार रन करानी पड़ती है या फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फिक्सेशन करना पड़ता है। तो अगर यदि हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें, या फिर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि यहाँ पर देखते हैं कि टोटल 6 साइकिल जो है वो हमें रन करानी पड़ती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। सो 6 साइकिल आर रन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब एक कार्बन जो है पर कार्बन कितने 3 ATP और 2 NADPH जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है। अब क्या है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना हो गया, अगर 6 × 3 करेंगे तो ये हो जाता है 18 ATP मॉलिक्यूल यूज होते हैं एंड 12 NADPH मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर होते हैं
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 18 एटीपी मॉलिक्यूल कैसे आए और 12 NADPH मॉलिक्यूल जो है वो कैसे आए। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये साइकिल जो है वो भी अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमें दिख रहा है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसको हम जानते हैं RUBP के नाम से। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पर जो एंजाइम है रूबिस्को, ये क्या है, ये एंजाइम है, इसकी हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम 3PGA के नाम से जानते हैं। इसमें ये कन्वर्ट हो गया। ये वाला जो प्रोसेस होता है, इस इतने प्रोसेस को हम जानते हैं कार्बोक्सिलेशन के नाम से। उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो ये था कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद आता है इसका सेकंड स्टेप, जिसको हम जानते हैं रिडक्शन के नाम से। सो रिडक्शन में क्या होगा कि ये जो 3PGA जो फॉर्म हुआ है, अब ये रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने के लिए क्या करता है, ATP और NADPH जो है उसको यूज करता है। यूज करके ट्राइयोज फॉस्फेट कह लो या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको हम G3P के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, या फिर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP के नाम से जानते हैं। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। सो ये वाला जो प्रोसेस है जहां पर 3PGA कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट ट्राइब्स फॉस्फेट की फॉर्म में बाय द यूज ऑफ ATP एंड NADPH, इस प्रोसेस को हम जानते हैं रिडक्शन के नाम से। उसके बाद थर्ड जो स्टेप था वो था रीजनरेशन। रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो 3PGA है ये रीजनरेट करता है इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले कंपाउंड को। तो इस कंपाउंड को रीजनरेट करने के लिए एक ATP मॉलिक्यूल जो है उसको यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करके इसको रीजनरेट करता है, जिससे कि ये साइकिल जो है वो एक साइक्लिक वे में चलती रहे। उसके बाद जो क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस है इसमें यहाँ पर रिडक्शन फेज में जो ट्राइयोज फॉस्फेट जो फॉर्म हो रहा था ग्लूकोज की फॉर्म में, या फिर हम अदर फॉर्म की बात करें कि ट्राइयोज फॉस्फेट जो जनरेट हो रहा था बाय केल्विन साइकिल, वो क्या है, वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। अगर प्लांट जो है उसको नीड नहीं है कार्बोहाइड्रेट की, तो प्लांट का जो स्टोरेज फॉर्म होती है, फूड जो जिस फॉर्म में स्टोर करके रखता है प्लांट, वो होती है स्टार्च। सो ये क्या है कि जो ट्राइयोज फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च इन दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होके रख जाता है, या फिर अगर ज़रूरत होती है तो वो एक्सपोर्ट हो जाता है साइटोसोल में, किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर यदि ट्राइयोज फॉस्फेट स्टार्च की फॉर्म में है तो वो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होगा, और अगर यदि ट्राइयोज फॉस्फेट का एक्सपोर्ट हो रहा है साइटोसोल में, क्लोरोप्लास्ट से वो साइटोसोल में आ रहा है, तो किस फॉर्म में आएगा, वो सुक्रोज की फॉर्म में आएगा। बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है इससे घुमा फिराने वाला क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि केल्विन साइकिल में जो शुगर फॉर्म हुआ है तो स्टार्च की फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होगा ट्राइयोज फॉस्फेट। अगर यदि उसका क्लोरोप्लास्ट से वो एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है साइटोसोल में, तो उसकी फॉर्म क्या होगी, वो सुक्रोज की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इन दी फ्लोएम। अब जो साइटोसोल में सुक्रोज का जो एक्सपोर्ट हुआ था वो क्या है कि जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, मीन्स कि जिन प्लांट में C3 साइकिल परफॉर्म होती है, उन प्लांट के फ्लोएम जो उसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फॉर दी जिससे कि प्लांट की ग्रोथ हो सके और स्टोरेज प्रोडक्ट जो हैं उसकी सिंथेसिस में उसका यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट के फ्लोएम में। सो मैं अब यहाँ पर चलती हूँ स्ट्रक्चर पर कि ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर जो स्टार्च है,
अगर यदि ट्रायोज फॉस्फेट स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। और अगर यदि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा तो साइटोसोल में अगर क्लोरोप्लास्ट से ये एक्सपोर्ट होके जा रहा है साइटोसोल में, तो इसकी फॉर्म क्या होगी, ये सुक्रोज की फॉर्म में होगा। और सुक्रोज जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है प्लांट के फ्लोएम में, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ हो सके और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है उसकी सिंथेसिस में ये इसका यूटिलाइजेशन हो सके। सो इस तरीके से कैल्विन साइकिल जो है उसमें जो लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट थे एटीपी और एनएडीपीएच, उसको यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज करने के बाद कार्बोहाइड्रेट जो है ट्राइस फॉस्फेट उसका फॉर्मेशन होता है और कितने एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है। 3 स्टेप में ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं ये समझ लूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं उसको और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। उसके बाद ये और एक और स्ट्रक्चर है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। इसने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक्सेप्ट किया और रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इस वाले प्रोसेस को हम जानते हैं कार्बोक्सिलेशन के नाम से। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसका रिडक्शन हो जाता है ट्रायोज फॉस्फेट में विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, जो कि ट्राइस फॉस्फेट सुक्रोज स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट रहते हैं। स्टार्च है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, सुक्रोज है तो ये साइटोसोल वाला रीजन होगा। उसके बाद एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसको यूटिलाइज करके रीजनरेशन का स्टेप होता है, जिससे कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है वो रीजनरेट हो और साइकिल अगेन चलती रहे। तो थर्ड वाला जो प्रोसेस है उसको हम रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कैलकुलेशन भी बहुत सारी समझ में आई होगी। अगर इनकेस कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग C3 साइकिल या फिर अदर प्रीवियस वीडियोस के रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।